हेलो नमस्कार गाइस, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे रसगुल्लों, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण नियम वाले प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रायः 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1, जो पार्ट 1 केमिस्ट्री है और पार्ट 2 होता है ना, तो पार्ट 1 के सभी महत्वपूर्ण इसमें नियम वाले प्रश्न हैं, जैसे कि हेनरी का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया, ठीक है, और बहुत सारे नियम वाले प्रश्न हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सभी पार्ट 1 के सभी महत्वपूर्ण नियम वाले प्रश्न जो हर साल हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। इस बार भी 100% आने की संभावना है। ठीक है, आइए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं और अच्छे से इसको गहराई से समझने की भी कोशिश करते हैं। नंबर 1, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। हेनरी का नियम, सूत्र एवं सीमाएं भी लिखिए। तो आइए इसको हम आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद इसको हम कह सकते हैं चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर इसका सूत्र भी समझाएंगे और इसकी जो सीमाएं हैं इसको भी समझाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। आइए हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई चित्र है। ठीक है, ये कोई एक मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई एक मान लीजिए पात्र है। ठीक है, पात्र है जिसमें क्या रखा रहता है, देखिए यहाँ पर ऐसे रहता है। ठीक है, इसमें क्या भरा है, मान लीजिए पानी भरा। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमारे पास क्या भरा है, पानी भरा है। नहीं पानी मान लीजिए, नहीं जो भी मान लीजिए, जैसे हमारे इसमें शिकंजी रहती है, इसको हम बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। विलायक बोलते हैं जो कि क्या रहता है, इसमें O2 गैस को घोलता है ऊपर से। ठीक है, क्या घोलता है, यहाँ पर O2 गैस को ऐसे ऐसे करके इसमें क्या करता है, घोलता है। ठीक है, इसमें O2 गैस को घोलता है। जितना अधिक दाब में गैस को घोलेगा उतनी ही ज़्यादा अच्छे से इसका कह सकते हैं कि मिलन हो पाएगा। इसमें O2 गैस को क्या कर रहा है, घोल रहा है O2 गैस। ठीक है, O2 बोले तो ऑक्सीजन गैस को घोल रहा है। तो इसमें जो ऑक्सीजन गैस को घोल रहा है, तो जितना ही अधिक इसमें प्रेशर देगा, टेम्परेचर मतलब कह सकते हैं दाब देगा, उतनी ही अच्छी शिकंजी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर T1 होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका क्या होता है। तो इसमें कहते हैं घुली हुई गैस, जो इसमें घुलेगी गैस क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे घुली हुई गैस क्या होती है, तो घुली हुई गैस को किसके समानुपाती होती है, तो घुली हुई गैस किसके समानुपाती होती है, घुली हुई गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, तो गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो जो इसमें गैस घुलती है वो किसके समान होती है, तो इसमें जो दाब घुला हुआ है उसके समान होती है। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, अब आइए देखते हैं क्या होता है। तो जो घुली हुई गैस होती है उसको हम यम से दर्शाते हैं। यम किसके समानुपाती होती है, घुली हुई गैस के दाब से। दाब को हम दर्शाते हैं पी से। पी मतलब क्या होता है, पी से होता है प्रेशर। क्या होता है, पी मतलब होता है प्रेशर। तो यहाँ पर यम हो गया। ठीक है, समानुपाती को हम किससे दर्शाते हैं, समानुपाती को हम दर्शाते हैं KH से। जिसको हम क्या बोलते हैं, KH बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यम इज इक्वल टू KH पॉइंट प्रेशर, यानी कह सकते हैं ये स्थिरांक हो गया। स्थिरांक को हम KH से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्थिरांक को हम KH से दर्शाते हैं।
तो किसके समानुपाती होता है? तो ये जो घुली हुई गैस देखिए, घुली हुई गैस किसके समानुपाती होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो ये जो दाब अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती को हम KH से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा m = KH × P। ठीक है, ये हो गया। अब आइए देखते हैं इसको किसको किस नाम से दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास मान लीजिए हो गया KH, P हो गया, M हो गया। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं? आइए देखते हैं। तो हमारे पास M क्या हो गया? यस हो गया, M हो गया हमारे पास घुली हुई गैस। क्या होती है? घुली हुई गैस। ये हो गया हमारा हेनरी स्थिरांक। क्या हो गया? हेनरी स्थिरांक। ये हो गया हमारा P से प्रेशर बोले तो दाब यानी गैस का दाब बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा हेनरी का नियम का फार्मूला, अर्थात हेनरी के नियम का फार्मूला। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता, देखिए विलेयता होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात देखिए फिर से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किस स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। घुली हुई गैस मान लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका क्या मान देखते हैं। अब आइए देखते हैं इसका इसकी सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं आइए देखते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है? यह तनु विलयन पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? तो यह तनु विलयन पर ही लागू होता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? यह दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। तो यह किस पे कार्य करता है? तो जब जो इस पे दाब देंगे उस पे, और जो नीचे से बॉयल करके ऊपर हम ले जाएंगे वो दाब हो जाएगा उस पे, दाब और ताप पर। तो जो ऊपर से हम दाब देंगे और नीचे से हम ताप देंगे, उसी पे क्या करेगा? ये निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करता है? तो यह दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। तीसरे नंबर क्या कह रहा है? यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अर्थात या उन्हीं विलायक पर लागू होगा जिनपे कह सकते हैं, या उन्हीं गैसों पर लागू होगा जो विलायक से क्रिया नहीं करते। नहीं तो विलायक से अगर क्रिया कर लेंगे तो आग लगने की भी संभावना रहती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नंबर दूसरा पॉइंट। इसके चार्ल्स गुल्लो हमने इसको देख लिया हेनरी का नियम। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। अब क्या करना है? अब राउल्ट के नियम को परिभाषित करना है, जो कि अत्यंत ही इजी क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। यह प्रायः कई साल के सेटों में पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं राउल्ट का नियम क्या कर रहा है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हुआ है मिलाने पर जिसमें वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। यहां देखिए, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या कह रहा है? अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो यह किसके बराबर होता है? तो मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है? या मोल प्रभाज के सम अनुक्रमानुपाती होता है। जब समान अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो यह बराबर पे आ जाएगा। अर्थात इसका फार्मूला क्या होता है? तो होता है P0 -
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, अब विलेय के मोल प्रभाज्य का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, अब आइए इसको हम अच्छे से देखते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। यही होता है हमारा मोल प्रभाज्य का फार्मूला, अर्थात कह सकते हैं कि राउल्ट के नियम का फार्मूला क्या, किसी विलेय पदार्थ में अवाष्पशील विलेय पदार्थ और कह सकते हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या हो, मिले हों, तो उसके वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के मोल, यहाँ देखिए अपेक्षित अवनमन के मोल प्रभाज्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात अब आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तनु विलयन के लिए देखते हैं, पहले किसके लिए देखते हैं? तो तनु विलयन के लिए आगे देखते हैं। पहले यहाँ लिख देंगे हम तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए। अब आइए हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा? तो जैसे कि आपको पता है एन इज ग्रेटर देन कितना होता है, कैपिटल एन होता है। ठीक है, स्मॉल एन ग्रेटर देन क्या होता है, कैपिटल एन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इज इक्वल टू, अगर हम लगाना चाहें तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है स्मॉल एन। ठीक है, अर्थात ये हमारे पास मोल प्रभाज्य फार्मूला होता है जिसको हम स्मॉल एन इज इक्वल टू दर्शाते हैं m अपॉन डब्लू अपॉन एम, क्या w अपॉन एम से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसको आइए हम देखते हैं और करने की भी कोशिश करते हैं। तो हमारे पास मोल प्रभाज्य क्या है, हमारे पास ये अवाष्पशील विलेय का है, अवाष्पशील वाष्प का अपेक्षित अवनमन क्या है, तो है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्लस क्या इज इक्वल टू, इसको हम जो यहाँ पर देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, कैपिटल एन प्लस एन इज इक्वल टू एन लिख सकते हैं ना। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, क्योंकि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू एन हो जाएगा। तो यहाँ से इसको दोनों हटाकर हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एन, ये दोनों मिलकर एन हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। तो ठीक उसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम जब यहाँ लिख दिए हैं तो यहाँ पर देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, फिर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए स्मॉल एम का मान क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, फिर इसका हो गया, और फिर इसका हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन डब्ल्यू एम, ये हो जाएगा इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इतना हो गया हमारे पास, और इसी को क्या कहते हैं प्यारे स्कूलों, इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं राउल्ट का नियम। अब इतना हो गया है, अब आइए देखते हैं हम इसको किसका मान किस दर्शाते हैं। तो जो पी नॉट हो गया इसको किस क्या बोलते हैं, और पी एस हो गया इसको क्या बोलते हैं। तो हम पी नॉट को क्या बोलते हैं, तो पी नॉट को हम बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या बोलते हैं पी नॉट को, और पी एस को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, इसको ये बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब पीएस में क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है प्यारे स्कूलों, तो ये हुआ हमारा राउल्ट का नियम, जो कि तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखना था, उसको हमने लिख दिया। ठीक है, एक बार हम आपको फिर समझा दे रहे हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, यहाँ पर पी नॉट होगा, इसको उतार लीजिएगा। फिर इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम। अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने देखा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फार्मूला यह होता है
किसके समानुपाती होता है? तो विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाएंगे तो जुक्कोल का चिन्ह आ जाएगा। फिर से हम तनु विलयन के लिए करेंगे, तो जैसे कि आपको पता है n ग्रेटर देन होता है n कैपिटल N के, ठीक है। फिर इसमें देखिए पी नॉट हो गया हमारे पास। यहाँ देखिए इसको हमने देखा कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N मिलाकर कैपिटल N होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा इसको, और यहाँ पर देखिए इसकी जगह हमने लिख दिया कैपिटल N, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर लिखा, फिर इसको हमने, इसका फार्मूला होता है W, यहाँ देखिए बताया है हमने, इसको हमने बताया है, यहाँ देखिए। फिर उसके बाद इसको लिखे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए, यहाँ पर देखिए। फिर इसी को बस यही होता है हमारे पास राउल्ट के नियम का फार्मूला। उम्मीद है प्यारे रसगुल्लों राउल्ट के नियम का फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट नियम वाले क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे दोस्तों बस 2 क्वेश्चन और बचा है, आइए इसको देख लेते हैं। हमारे नियम वाले सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, जो कि हमारे केमिस्ट्री क्लास 12 के पार्ट 1 के सभी महत्वपूर्ण नियम वाले प्रश्न हैं, ठीक है। पहला देखिए क्या कह रहा है, जो देखिए इसके पहले हमने पॉइंट देख लिया है, तो अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है, कोल-राउस के नियम को परिभाषित कीजिए। आइए देखते हैं। कह रहा है अनंत अंतता पर किसी विद्युत अपघट के विलयन की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट के विलयन की मोलर चालकता उसके धन आयनों और ऋण आयनों यानी माइनस। देखिए अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट के विलयन की मोलर चालकता उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। आइए देखते हैं हम फार्मूले के माध्यम से। तो कह रहा है किसी विलयन में, या कह सकते हैं अनंत अनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन की मोलर चालकताओं के धन आयनों तथा मोलर चालकताओं के ऋण आयनों के योग के बराबर होती है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन, या कह सकते हैं विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं कोल-राउस का नियम। फिर से देख लीजिए एक बार और अच्छे से। किसी विलयन के विद्युत अपघट के मोलर चालकताओं का योग मतलब यहाँ देखिए फिर से देख लीजिए, विलयन की मोलर चालकता उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग माने बराबर, देखिए योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, कोल-राउस का नियम कहते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको यह नियम भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। फैराडे का नियम लिखिए, ठीक है। किसका नियम लिखना है, फैराडे का। तो क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार अर्थात कह रहा है इस नियम के अनुसार अर्थात कि मतलब फैराडे के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुए अर्थात उड़ गए, या इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित हुए अर्थात जमा हुए, इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुए यानी भाग गए या बिछुड़ गए, इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित हुए यानी जमा हुए, तो हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट, इसको विद्युत अपघट्ट कहते हैं, विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किसी पदार्थ इलेक्ट्रॉन में से मुक्त हुए, देखिए या इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित हुए, मुक्त माने माइनस, एकत्रित माने प्लस, हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट इसको कहते हैं। विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश इसको कहते हैं। प्रवाहित आवेश क्या होता है, समानुपाती होता है। अब आइए इसको हम करके देखते हैं। देखिए हमारे पास जैसे कि आपको पता है फार्मूला, Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद देखिए हम यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह घटाएंगे, हम लिख सकते हैं W समानुपाती IT
ठीक है। देखिए जब हम समानुपाती हटाएंगे तो हम जेड लगाएंगे। क्या, जब हम समानुपाती हटाएंगे तो हम जेड लगाएंगे, अर्थात हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू ZIT। क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू ZIT हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास W इज इक्वल टू ZIT हो गया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे W इज इक्वल टू ZQ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ZQ लिख सकते हैं क्योंकि IT जो है वो Q का ही तो मान है ना। फिर उसके बाद हम W इज इक्वल टू ZIT लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए प्यारे स्कूलों, जो Z है वो किसके समानुपाती है, वो स्थिरांक रासायनिक तुल्यांक यदि प्रवाहित। देखिए तो इतना हो गया, चाहे इसको हम लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं, और चाहे हम क्या लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू। तो अब देखिए प्यारे स्कूलों, ये होता है हमारा W इज इक्वल टू Z, इतना हो गया। अब देखिए हमारे पास W इज इक्वल टू W अनुक्रमापाती क्यों हो गया, तो W हम हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि हम क्या लगाएंगे IT। ठीक है, और हमारे पास अगर समान तौर पर हम हटाएंगे इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, Z लगेगा। तो हमारे पास हो गया W इज इक्वल टू ZIT भी हम लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार भी हमारा हो सकता है, नहीं तो हम और लगा के इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या, W इज इक्वल टू ZQ। ये भी हमारा फार्मूला हो सकता है। ये होता है हमारा फैराडे का प्रथम नियम। क्या होता है, फैराडे का प्रथम नियम। ये हो गया हमारा फैराडे का नियम। ठीक है, ये हो गया हमारा फैराडे का नियम। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।